हेलो चेक, हेलो 1 2 3 हेलो। बस स्टार्ट हो रही है। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा एक ना कमेंट सेशन नहीं चल रहा है ना, उससे भी थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन आपसे पूछ रहा था स्टार्ट हुई कि नहीं। अभी एक सेकंड में बोलता हूँ ऊपर। तो भाई समाप्त प्रार्थना अच्छे से एक बात को 2 4 मिनट खराब हो गए, वहाँ बहुत देर से लगा हुआ था कि किस तरीके से कुछ हो जाए, तो कमेंट तो नहीं आ रहे हैं। बिना कमेंट के आज की क्लास में पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप सबको पता है कि कल एप्लीकेशन का अपडेट आया, जब भी अपडेट आता है तो एक आदमी बहुत परेशानी आती है। तो इसलिए कि आज हमारी पहली क्लास की शुरुआत मॉर्निंग में 7 वाली क्लास जो है वो मैंने ऐसे ही पढ़ाई है बिना किसी कमेंट के। आप लोगों के साथ भी वैसे करना पड़ेगा। अच्छा, आपको मेरे मोबाइल में क्लास स्टार्टिंग नहीं हो रही, इसलिए आपको मैं घूमते दिखाऊंगा जैसे होगा, तो मैं चेक करके क्लास स्टार्ट हो तो पता तो चले कि भाई आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अब दिक्कत ये है कमेंट को पढ़ने में कि बीच में गलती से माइक अगर बंद कर दिया तो कोई बताने वाला नहीं है ना कि जी आपका मोबाइल बंद हो गया है, तो थोड़ा सा अवेयर में रहना पड़ेगा। खैर, जहाँ पर हमने पिछली क्लास बंद की थी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई ये आपको बताया था कि अगर आप प्लेन मिरर समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, आपकी अगर हाइट, आपकी ऊंचाई अगर h है तो आपकी प्रतिबिंब ऊंचाई भी h होगी, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों बराबर बनती है। यहाँ से हमने बात आपको बताई थी कि इसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि अगर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों बराबर है प्लेन मिरर में, तो मैग्नीफिकेशन आवर्धन क्षमता 1 आएगी, है ना। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। तो आपको इस सुधार के लिए मैं फिर है, कल तक मामला चाहे शायद क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मैं सोचा था कि आज क्लास में आते बच्चों से बात करते, तो कल वुमेंस की हमारी वर्ल्ड कप फाइनल जीत गई है। इतना बढ़िया गर्व का अनुभूति वाला समय था कल, और बढ़िया मैच हुआ देखकर, तो बात नहीं कर सकते, कमेंट नहीं आ रहे। एक आपको पता चलिए रोज आप कमेंट करते हैं दवाई वो भी आ चुकी है ना, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है और अमेजन पर भी। बस आपको करना क्या है, सर्च में लिखना है अमेजन फ्लिपकार्ट पर फिजिक्स फाइनल डेस्टिनेशन, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब आते हैं कंटेंट पर। अब देखिए देखना, अब प्लेन में बड़ा खास बात और है, आप इसके जितना आगे खड़े हैं, मान लो कि आप इसके खड़े हैं 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, प्लेन में जो आपकी इमेज बनेगी ना वो 60 सेंटीमीटर ठीक पीछे ही महसूस होगी आपको। प्लेन में जितना आगे व्यक्ति खड़ा होता है ठीक उतना ही पीछे इमेज बनाता है। आप घर में देखते होंगे, आप मेरे के सामने खड़े होकर बाल अपने से सेट कर रहे हैं, तो जितना कि आप खड़े हैं आपको अपनी इमेज पीछे होगी। आप एकदम पीछे आगे खड़े हो जाओ, आपकी इमेज एकदम पीछे आएगी, 2 कदम आगे आओ तो इमेज 2 कदम आगे आएगी। तो प्लेन में करता क्या है, जितने आप उसके आगे हैं इमेज ठीक उतना ही पीछे बनती है। अगर आप 5 मीटर आगे हैं तो आपको इमेज 5 मीटर पीछे दिखाई देगी, जितना आगे उतना पीछे इमेज बनेगी। दूसरी चीज़ एक बात और देखना है यहाँ पे कि अब जितना आगे उतना पीछे की जो वस्तु है, अगर 60 सेंटीमीटर आगे खड़ी हो तो इस वस्तु और इसकी इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 120 सेंटीमीटर, यानी कि 1.2 मीटर के बराबर, है ना। इसी तरह सिंपल से लॉजिक से भी तो पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे देखना। ये हमारे पास में प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, और इससे बेटा मान लो कि मैं आगे खड़ा हूँ 5 मीटर आगे, ठीक है, इससे 5 मीटर आगे खड़ा हूँ। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप किसी प्लेन मिरर समतल दर्पण से 5 मीटर आगे खड़े हैं, एक वस्तु 5 मीटर आगे है, अगर ये वस्तु मिरर की तरफ चलना शुरू करे और 1.5 मीटर चलकर रुक जाए, वस्तु कितना दूर है, 5 मीटर, अगर ये वस्तु 5 मीटर दूर है और मिरर की तरफ चले और 1.5 मीटर चलकर रुक जाए, तो अब इस वस्तु और इसकी इमेज, इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको ध्यान से समझना है कि इनिशियली 5 मीटर दूर थे, मिरर की तरफ 1.5 मीटर चलकर रुक जाएंगे, तो आपको देखना है कि आप मिरर से कितना दूर बचे, मिरर से कितना दूर बचे, आप इनसे 3.5 मीटर दूर बचे, 5 मीटर 3.5, 3.5 मीटर आगे हैं, इमेज 3.5 मीटर पीछे ही बनेगी, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी बन जाएगी, 7 मीटर। तो क्वेश्चन आंसर था 7 मीटर। कि हमने पूछा क्या था, ये कहा था कि व्यक्ति 5 मीटर दूर खड़ा है, अगर ये मिरर की तरफ 1.5 मीटर चलकर रुक जाएगा, 5 मीटर दूर 1.5 मीटर चलकर रुक गया, तो इस व्यक्ति और इसकी इमेज के बीच की दूरी क्या होगी। 1.5 मीटर चलकर रुका तो 3.5 मीटर बचा, इमेज बनी 3.5 मीटर पीछे, तो व्यक्ति और उसकी इमेज की दूरी 7 मीटर की। इसी क्वेश्चन में आप ऐसे पूछ सकता हूँ, ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, एक व्यक्ति मिरर से 6 मीटर आगे खड़ा है, अगर ये मिरर से 3 मीटर और दूर चला जाए, तब इस व्यक्ति और इसकी इमेज के बीच की दूरी क्या होगी। तो 6 मीटर दूर था, 3 मीटर और दूर चला गया, तो मिरर से कितना रहेगा, 9 मीटर, इमेज फिर 9 मीटर पीछे बनेगी, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 18 मीटर की होगी। ऐसे क्वेश्चन भी बनाते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें जल्दीबाजी में क्या करेगा, यहाँ पे ऑप्शन 3.5 मीटर देगा, यहाँ पे मौका देगा, व्यक्ति 5 मीटर दूर 1.5 3.5 मीटर, बहुत सारे 3.5 मीटर लगा देंगे, लेकिन पूछ क्या रहा है, 1.5 मीटर चलने के बाद जब आप रुके, अब आप और आपकी इमेज के बीच की दूरी कितनी है। तो 3.5 5 में से अगर आप 5 में से अगर आप 1.5 मीटर चल गए तो 3.5 मीटर बचे मिरर से, और उसने पूछा ये नहीं पूछा कि मिरर से कितना दूर हो, वो कह रहा है कि 1.5 मीटर चलने के बाद आप और आपकी इमेज के बीच की दूरी क्या है, तो 3.5 7.5 हो गया। 6 मीटर दूर से 3 मीटर दूर चले 9 मीटर हो गए, तो आपकी इमेज 9 मीटर पीछे बनेगी, दोनों के बीच की दूरी 18 मीटर की होगी, है ना। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने प्रीवियस में देखा होगा, 10th क्लास में टीचर ने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई व्यक्ति 6 फीट का है तो मिरर में 6 फीट बनेगी, मैं अपनी बात करूँ जितनी मेरी हाइट है उतनी हाइट मुझे मिरर में दिखेगी, लेकिन मेरे साथ अभी समस्या ये है कि मैं 6 फीट का तो हूँ, लेकिन मेरे घर में जो मिरर लगा है दीवार पर बहुत ही छोटा सा है, तो मैं सुबह सामने के बाल सेट करता हूँ, मुझे उसके बाद कितनी इमेज दिखती है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अंगूठे से लेकर पैर के सर तक पूरी इमेज दिखे। मेरे घर में कैसा मिरर होना चाहिए कि मान लो मैं शादी में जा रहा हूँ और कोट पैंट मैंने पहना हूँ तो पूरा पूरा दिखे, पता चलेगा हमें कैसा लुक आ रहा है। हमारा को ब्याह हो जाए, आपकी वाली जाएगी, साड़ी पहन लो पता नहीं चल पा रहा है, मुझे कैसा बड़ा सा मिरर लगाओ घर में ताकि पूरी पूरी इमेज दिखे। बिहार में लगा खर्चा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, पर खर्चा करना है तो थोड़ा सा कम हो जाए और काम भी बन जाए, उससे बड़ा कुछ नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 6 फीट का हूँ और मुझे अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो मुझे कम से कम कितना लंबाई का मिरर लाना चाहिए, मुझे अपनी लंबाई दिख जाए, कम से कम खर्चा मार बन जाए। तो 6 फीट का व्यक्ति है उसे अपनी पूरी इमेज देखनी है, बट उसे 6 फीट लंबे मिरर की आवश्यकता नहीं है, खर्चा नहीं बढ़ाना। तो आपका 6 फीट की है तो उसका आधा करो, कितना 3 फीट, जो भी आपकी लंबाई हो, अगर आप उसे ठीक आधी लंबाई का मिरर लेकर आ गए तो उसके अंदर आपको अपनी पूरी इमेज दिखाई देगी। तो मतलब वाली का आपकी 5 फीट की 2.5 फीट का मिरर ले आओ, बात हो जाएगी, हम खर्चे में काम होगा, पूरी लंबाई दिखेगी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी चाहिए, मिनिमम क्या हाइट होनी चाहिए, पूरी लंबाई दिख जाए। आपके बच्चे कैसे कैसे हो जाएगा, आदमी 6 फीट का है, 3 फीट के मिरर में पूरी इमेज कैसे दिखाएगी, आदमी दिखेगी नहीं, पूरी दिखेगी। देखो सबसे पहले आप समझो कि हमें कोई चीज़ दिखती क्यों है, आपको क्या आपने पहले भी एक बार बताया
कोई चीज़ हमें तब दिखेगी अगर किसी चीज़ पर टकराने वाला प्रकाश अगर हमारी आँख तक पहुँच जाए तो उसको दिखने लगती है। जैसे मेरा मोबाइल है ये मुझे दिखाई दे रहा है क्यों, इसके ऊपर जो ट्यूबलाइट का प्रकाश टकरा रहा है मेरी आँख तक पहुँच रहा है, लेकिन अब मोबाइल क्यों दिख रहा है, जो लाइट इस पर टकरा रही है वो आँख तक पहुँच नहीं पाई। तो कोई भी चीज़ मुझे देखनी है उस पर टकराने लाइट मेरी आँख तक पहुँचनी चाहिए। तो मुझे अपनी इमेज पूरी की पूरी देखनी है, पूरी इमेज कब दिखेगी अगर ये सर का ये वाला हिस्सा और पैर का अंगूठा ये दोनों एक साथ दिख जाएँ तो बीच कैसा दिख जाएगा। अब देखो अभी मेरे पैर के अंगूठे चलने वाली लाइट अगर मेरी आँख तक पहुँच जाए तो पैर का अंगूठा दिख जाएगा, ठीक उसी टाइम पर सर से टकराने लाइट मेरी आँख तक पहुँच जाए तो सर भी दिख जाएगा। यानी कि अगर मुझे अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है बट मुझे कितने बड़े मिरर की आवश्यकता है, कितने बड़े इतने बड़े मिरर में ही मेरा सर मेरी आँख पेट घुटना पैर सब कुछ आ जाएगा। ये जो नीचे का मिरर है एक्स्ट्रा है, ये आसपास का फर्श दिखाएगा, ऊपर एक्स्ट्रा है दिखाएगा। यानी पूरी पूरी आपको अपनी इमेज देखनी है तो जितनी आपकी लंबाई है जितनी लंबाई है उतने बड़े मिरर की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो सर से लेकर अंगूठे तक का पूरा भाग को कितने बड़े मिरर में दिख जाएगा। तो यानी कि मिरर पूरा जितनी लंबाई है उतनी आवश्यकता नहीं है। आपको चलो सर ठीक है, लेकिन इतना मिरर मुझे चाहिए, ये मिरर ठीक आपकी लंबाई का आधा ही है। ये सपना आपको कहाँ से आया, देखो ये सपना नहीं आया, इसका थोड़ा सा मैथ की ज्योमेट्री आपको यूज करनी पड़ेगी। तो मैथ में अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो मैथ के टीचर आपको बड़ी फेमस फॉर्म पढ़ाएंगे, इससे कम से कम 20-25 क्वेश्चन कराएंगे। बेटा मान लो ट्रायंगल एबीसी, इस एबी का मिड पॉइंट मध्य बिंदु मान लो कि डी है और एसी का मिड पॉइंट मान लो कि ई है। एबी का मिड पॉइंट डी और एसी का मिड पॉइंट ई, तो इसे डी और ई को मिला दो, तो डी और ई को मैं मिला दूंगा, ठीक है। तो मैं डी और ई को मिला दूंगा तो जो लाइन आएगी ना डी को इसे मिलाने पर ये लाइन जो है वो बीसी की आएगी पैरेलल समानांतर, एक दोनों आपस में पैरेलल होंगे। दूसरा ये जो डी है ना ठीक बीसी का आधा होता है मिड पॉइंट फॉर्म में, अगर जो एबीसी इस एबी का मध्य बिंदु डी हो एसी का मध्य बिंदु ई हो तो इसमें मिला दूं तो डी बीसी का आएगा। यानी कि अगर ये 20 मीटर है तो 10 मीटर का आएगा, ये 200 है तो 100 है, 4 है तो 2 है। मेरा काम होगा देखो जितना आगे मैं कराऊं मिरर से इमेज बनती है उतना ही पीछे, यानी कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मैं मिला दूंगा। अगर ये हाइट h है तो कितनी आएगी h/2 उसके ठीक आधी आएगी। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए। तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए मिरर की जो लंबाई है वो व्यक्ति की लंबाई की हाफ होनी चाहिए। क्या लिखेंगे इंपोर्टेंट लेकर इंग्लिश दोनों लिखेंगे, टू सी फुल इमेज कोमा मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ। टू सी फुल इमेज कोमा मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ लिखेंगे। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। इस बात करना पेड़ बहुत सारे करते हैं जो पढ़ के नहीं आते तो बराबर वाले लगा देते हैं, व्यक्ति 6 फीट का तो 6 फीट की अब मेरे 6 फीट लगा देंगे, डबल भी लगा देते हैं धुरंधर को कि 6 फीट को 12 फीट का मेरा चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि सर इसमें कितना आगे पीछे खड़ा पड़ेगा, डिस्टेंस कोई मैटर नहीं है। आप 7 सेंटीमीटर खड़े हो कि 2 मीटर खड़े हो कि 5 मीटर खड़े हो, इतना दूर खड़े हो कोई मतलब नहीं है। पूरी इमेज देखनी है तो मेरी लंबाई का होना चाहिए आधा। बस एक सर एक मिरर को लगाने का तरीका है, ये नहीं कि आप 6 फीट के मिरर 3 फीट का लेके आगे और बिल्कुल ऊपर लगा दिया टांग के पास छत से चिपका के, तो मिरर बिल्कुल नीचे लगा दिया फर्श से चिपका के, तो पूरा लगाने का तरीका है, नहीं तो मामला टेढ़ हो जाएगा, फिर आधी में इमेज दिखेगी। देखो मान लो कि इसे लगाना कैसे आपको जान के बताऊं, पेपर में कोई पूछा इसे ये बेटा मान लो कि ये दीवार है, इस पर आपको मिरर चिपकाना है, ठीक है। सबसे पहले ये मान लो कि आप हैं, आपको अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है कि आपकी इमेज आपको पूरी की पूरी दिखाई दे, है ना। और छपड़े टाइप की बात करते हैं आपने, तो आप चाह रहे हैं कि आपको अपनी पूरी की पूरी इमेज देखें। पूरी की पूरी इमेज देखने के लिए सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले देखो कि आपकी लंबाई कितनी है, तब लंबाई पता करके आओ, तब तो मेरे आधी लंबाई के लेके आओगे। तो मान लो कि आपने चेक कराया कि लंबाई 160 सेंटीमीटर की, तब क्या करो इस दीवार पे से मिरर चिपकाना है, वहाँ पे निशान लगा दो, एक सर के यहाँ पे पास में है और एक नीचे, तो लगाने की जरूरत नहीं है, पास ही है। तो आप क्या करो जो आपने अपनी लंबाई पता की 160 सेंटीमीटर, तो आप दीवार पे निशान लगाओ ना, एक निशान लगाना जहाँ पे आपका सर है वहाँ पर, और एक जहाँ पे आपकी आंख है उसके सिर में यहाँ पर एक निशान लगा दो, एक लगा दो सर के हिसाब से एक आंख और एक पैर की। अब आप ये देखो कि आपकी लंबाई कितनी है, आपने मेरी लंबाई थी 160 सेंटीमीटर की, तो आपको थोड़ा काम करना है, जो भी आपकी लंबाई है 160 सेंटीमीटर, देखो कि आंख से ऊपर कितनी है और आंख से नीचे कितनी है। तो मान लो कि आपकी लंबाई जो है वो आंख से नीचे है पैर तक है 140 सेंटीमीटर की, और ये आंख और सर के बीच में है 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जिसमें दीवार के सामने खड़ा हो गया, एक निशान मैंने सर के हिसाब से लगा दिया, जहाँ मेरे साथ थी उसकी सीधी दीवार पे, एक यहाँ मेरी आपकी उसके सीधी में लगा दिया, एक नीचे पैर पे। अब आप मार्केट से जाओ, आपकी लंबाई थी 160 सेंटीमीटर की, आप 80 सेंटीमीटर का मिरर लेकर आ जाओ। अब देखो 80 सेंटीमीटर का मिरर आपको लगाना कैसे है, आपने करना क्या है कि 80 सेंटीमीटर मिरर चिपकाओगे कैसे, ध्यान से समझना सब बच्चे। आप देखो कि आपकी आंख से सर के बीच में लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि आंख से ऊपर आप 20 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 20 का आधा कितना होगा 10, तो मिरर दीवार पे ऐसा लगाना है, क्यों मिरर जहाँ पे आपका आंख वाला निशान है ना, इस वाला निशान है, तो आंख से ऊपर जो मिरर है 10 आंख वाले निशान से ऊपर मिरर 10 सेंटीमीटर है। आंख की लंबाई आपकी 140 थी, 140 का 70, यानी कि आपको मिरर दीवार पे ऐसे लगाना है, मिरर दीवार पे आपको ऐसे लगाना है, ऐसे देखो आपको मिरर दीवार पे कैसे लगाना है। बेटा आपकी आंख से ऊपर लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, तो मिरर ऐसे लगाओ कि मिरर जो है वो आंख वाले निशान से ऊपर मिरर 10 सेंटीमीटर है। आपसे आपकी लंबाई 40 सेंटीमीटर थी, तो 70 का 140 कितना 70, आपसे मिरर कितना है 70 सेंटीमीटर, आपने ऐसे मिरर लगाया, आपको अपनी लंबाई पूरी दिखाई देगी मिरर के सामने। अब ये नहीं कि दीवार पे गए और ये आप 160 सेंटीमीटर के हैं 80 सेंटीमीटर मिरर लेके आए और लगा दिया ऐसे, ये ऐसे लगा दिया,
फिर लंबाई पूरी नहीं दिखेगी, तो आपको ऐसा लगना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप दीवार के सामने खड़े हो जाएंगे, जहाँ पर आपका सर वहाँ पे निशान दीवार पर लगा देंगे, आंखों के सीने में निशान लगा देंगे, नीचे फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आंख से ऊपर मिरर, मान लो कि आंख से ऊपर लंबाई मान लो कि आपकी है 30 सेंटीमीटर, तो मिरर लगाओ तो 15 सेंटीमीटर ऊपर से स्टार्ट करना आंख से, और फिर नीचे उसका आधा आ जाएगा अपने आप से, तो लंबाई पूरी दिख जाएगी। तो गड़बड़ क्या करते हैं लोग, 6 फीट के हैं तो 3 फीट का मिरर भी आए, तो 3 फीट के मिरर को अपने हिसाब से कहीं भी लगा देंगे। मान लो कोई ये मिल गया, एक व्यक्ति को 60 सेंटीमीटर का 80 सेंटीमीटर मिरर लाए और दीवार को कैसे लगा दिया, तो बात नहीं बनेगी। ये ऐसे बना दिया तो नहीं बनेगी, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी लंबाई है आंख से ऊपर से आधा मिनट ऊपर जाए, जो आपकी लंबाई आंख से नीचे है तो मिरर की लंबाई भी आंख से नीचे आधी रहे, तो फिर पूरा दिखेगा। और आप यहाँ पर देखो ना, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, देखो क्या आपका सर है ना ऐसे, क्योंकि हाँ है ऐसे, तो देखना जब मिरर है ना, मिरर ये जहाँ से मिरर चल रहा है ये सर और आंख में बीच में है, तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। यार इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा रखना कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। आप उससे कितना आगे खड़े हैं, कितना पीछे खड़े हैं, अगर आपने ऐसे मिरर लगाया जो तरीका मैंने बताया, आप चाहे यहाँ खड़े होकर देखो, चाहे यहाँ खड़े होकर देखो, चाहे देखो, आप कितना आगे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। बाकी कोई डाउट अगर किसी का रह जाए तो कल की क्लास में कमेंट सेशन जब ये स्टार्ट हो जाएगा, कल की क्लास में मैं आपसे पूछ लूँगा। ठीक है, अच्छा दूसरा ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये व्यक्ति जो है अगर ये मिरर की तरफ को भागना शुरू कर दे, मान लो व्यक्ति है इसने मिरर की तरफ को 20 स्पीड से चलना शुरू किया, तो इसकी जो इमेज कितनी स्पीड से भागते हुए लगेगी, इसके बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। व्यक्ति 20 स्पीड चलेगा, इमेज की स्पीड क्या होगी, इसके दो आंसर है, एक आंसर है कि v होगी, एक है 2v होगी। तो v का आंसर होगा 2v का होगा, ध्यान समझना। बहुत सारे बच्चे कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन देखकर 2v पे रट्टा मार लेते हैं। अगर आप 5 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, इमेज की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड भी लग सकती है और 10 भी, तो कब आंसर 5 और कब 10 है आपको समझना है। देखो बेटा, अगर आपने मिरर की तरफ 3 कदम रखे हैं, मिरर मान लो रुका हुआ है तो क्या दीवार पे, आप इसकी तरफ 3 कदम रखेंगे तो आपकी इमेज है वो भी तो मिरर की तरफ 3 कदम रखती है, जितना कि आप मिरर के जाएंगे इमेज उतनी आ जाएगी। तो अगर पेपर में पूछे कि एक व्यक्ति मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसकी जो इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब है, इसकी स्पीड दर्पण के सापेक्ष कितनी होगी मिरर के, तो मिरर के रेस्पेक्ट में तो 5 ही बताएंगे, यानी 20 से चलोगे तो मिरर को इमेज 20 से चलती दिखेगी, तो दर्पण के सापेक्ष तो 20 बताएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए एक व्यक्ति मिरर की तरफ 20 स्पीड चल रहा है, इस इमेज की स्पीड, इस प्रतिबिंब की स्पीड इस व्यक्ति के सापेक्ष कितनी जो भाग रहा है उसके सापेक्ष, तो 2v बताएंगे। जैसे आप समझो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक बच्चा मेरे सामने खड़ा है, मान लो हमारे क्लास में बच्चा था बजरंगी, तो बजरंगी मान लो यहाँ है, अब मैं भाग रहा हूँ 60 की स्पीड से, तो बजरंगी मेरे साथ भाग रहा है 40 की स्पीड से, तो भागते भागते अगर बजरंगी से पूछूं मेरी स्पीड कितनी है, तो क्या गुरुजी आपकी स्पीड 20, देखो मैं कैसे बात कर रहा है, मैं तो 60 की स्पीड से भाग रहा हूँ, ठीक है गुरुजी आप भले 60 से भाग रहे हो, 40 से मैं भी तो भाग रहा हूँ, तो 60 में से 40 तो कवर कर ली, तो मेरे लिए तो आपकी स्पीड 20 ही है, नहीं दोनों व्यक्ति मोशन में हो दोनों ही। अब इसे मेरी स्पीड केवल 20 दिखेगी क्योंकि 60 में 40 से कवर कर रहा है, लेकिन मैं भाग रहा हूँ इधर को, बजरंगी भाग रहा है इधर को, अब इसे मेरी स्पीड 100 दिखाई देगी, मैं 60 से भाग रहा हूँ 40 अगर अपोजिट में, अपोजिट में स्पीड दिखती है जुड़ते हुए, हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल। मैथ में ट्रेन वाले चैप्टर पढ़ते होंगे कि दो ट्रेन अपोजिट जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, सेम में जाएंगे तो घटेगी, वही यहाँ पर है, ये व्यक्ति 20 स्पीड से भाग रहा है, अभी इमेज भी 20 स्पीड भागेगी, लेकिन ये भी और ये भी दोनों अपोजिट में भाग रहे हैं, तो भागने वाले को स्पीड कितनी लगेगी, v + v 2v। तो पेपर में जब पूछे कि व्यक्ति मिरर की तरफ भाग रहा है तो स्पीड जो है वो भागते व्यक्ति के सापेक्ष पूछ रहा है, इस रुके मिरर के सापेक्ष पूछ रहा है, आंसर बदल जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक लड़का मिरर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, इमेज की स्पीड दर्पण के सापेक्ष कितनी, 3 ही, लड़का 3 स्पीड भागेगा दर्पण की तरफ, इमेज भी दर्पण की तरफ 3 की स्पीड से भागेगी, लेकिन लड़का मिरर की तरफ 3 की स्पीड से भाग रहा है, इमेज की स्पीड लड़के के लिए कितनी भाग रहा है उसके सापेक्ष, जो मोशन है उसके सापेक्ष पूछेगा तो बोल देंगे डबल 6 मीटर पर सेकंड। मैं लिखवा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा लिखने के बाद में लिखेंगे, if an object moves towards a plane mirror with a speed v, comma, the relative speed of image will be v with respect to mirror and 2v with respect to object यूँ लिखेंगे, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की चाल, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष v, जबकि प्रतिबिंब के सापेक्ष जबकि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष v, जबकि वस्तु के सापेक्ष 2v होगी। बट आपको ध्यान से पढ़ना किसके सापेक्ष पूछ रहा है। मैंने आगे कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर मिरर की तरफ 20 स्पीड से मूव करे तो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड जो है इमेज की मिरर के रेस्पेक्ट में पूछेगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विल बी v विद रेस्पेक्ट टू मिरर, दर्पण के सापेक्ष पूछेगा तो v बताएंगे, लेकिन 2v होगी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वस्तु के सापेक्ष जो भाग रही है उसके सापेक्ष पूछेगा तो डबल, तो कर दे तो प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष v, जबकि वस्तु के सापेक्ष 2v होगी। एक बार समझ भाई सभी को है ना, क्लियर सभी को ये? मुझे बताओ कि यहाँ तक की बात जो है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं? बताएंगे एक बार, यहाँ तक की जो बात है वो क्लियर है कि नहीं? अच्छा कैसे बताओगे भाई, कमेंट नहीं आ रहा तो सर हम बताना तो बहुत कुछ आ रहे हैं, लेकिन अगर भावनाओं को जो है वो कंट्रोल करना पड़ रहा है, इमोशंस भावनाएं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, लंबाई आधी और ये v और 2v वाला भी, ठीक है। अच्छा चलो कोई नहीं, आज कम से कम आज हमें लगा कमेंट केवल डेली बोलते रहते बच्चों, फालतू कमेंट करते हो वो सारे हैं। आज लगा जीवन कितना सुनसान, कितना ठहराव, समय ही समय है, तो मतलब भगवान ने कोई चीज़ एक्स्ट्रा फालतू नहीं बनाई, हर चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू है। देखो कहते जो चीज़ हमारे पास होती है उसमें वैल्यू नहीं लगती। आवाज़ नहीं है कमेंट तो बड़ा अधूरापन सा लग रहा है, वही डेली जब आप लगातार करते रहते हो लगता है यार क्यों कर रहे हो इतने सारे, यानी अति हर चीज़ की खराब, बहुत ज़्यादा भी बेकार, बहुत कम भी, संतुलन सा बना रहना चाहिए। संतुलन की आज कमी चल रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे हम चैप्टर के इसके जो टॉपिक है पैरा रिफ्लेक्शन वाला, धीरे धीरे इसके एंड में चल रहे हैं।
अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास में प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, और इसके सामने एक वस्तु रखी है, एक मिरर है, उसके सामने एक वस्तु रख दी, तो उस वस्तु की कितनी इमेज कितने पर्दे में बनेगी? माइक बन गई है। तो चलो मैं कहानी सुना रहा हूँ। अब एक मिरर है, इसके सामने एक वस्तु रखी है, एक मिरर एक वस्तु, कुल कितनी इमेज बनेगी आपको? एक वस्तु की एक इमेज बनेगी। जब हम सुबह मिरर के सामने खड़े होकर ब्रश करते हैं तो हमारे ऐसा एक ही तो इंसान दिखता है, 3-4 को दिखते हैं ब्रश करते हुए। अगर 3-4 में दिख रहे हैं कि हम नींद में हैं, अभी नींद पूरी हुई नहीं है। अच्छा, एक वस्तु, एक मिरर, एक दर्पण के सामने तो एक इमेज। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 मिरर हैं, और दोनों मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं, इसके बीच में रखी वस्तु की कुल कितनी इमेज बनेगी? तो अगर 2 मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं, हम कहते हैं परपेंडिकुलर लंबवत 90 डिग्री कोण बनाते हुए रखे हैं, कितनी इमेज बनेगी? तो बनेगी 3 इमेज। ठीक है, जैसे एक इमेज बन जाएगी, इसमें हम करते हैं 2 मिरर जहाँ पे मिल रहे हो ना, उसे हम सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर 2 मिरर हो तो जहाँ पे मिल रहे हैं उसे मैं करते हैं सेंटर मान के सर्कल खींच लेंगे। अब हम सबको पता है कि सर्कल के वृत्त के सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 2 मिरर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो 360 के कितने पार्ट बन सकते हैं? 4 पार्ट बन सकते हैं 360 के। एक पार्ट में तो वस्तु रखी है, तो इन 3 पार्ट में इसकी इमेज बन जाएगी। यानी अगर 2 मिरर 90 डिग्री के एंगल पर है तो कुल 3 इमेज बनेगी। अब ऐसे मान लो कि 2 मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हो, जहाँ पे मिरर मिल रहे हैं वहाँ पे एक सर्कल खींचो, तो 60 डिग्री के 6 पार्ट बनेंगे, एक पार्ट में वस्तु रखिए 5 इमेज बनेगी। तो पेपर में का टाइम हम खराब नहीं करेंगे, मैं आपको 2-3 शब्दों का फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो जैसे पेपर में क्वेश्चन आए कि 2 मिरर 2 दर्पणों के बीच में कोण इतना है तो कितनी इमेज बनेगी, तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं? क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, सेकंड एन से। तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला है n = 360/θ - 1, 360/θ - 1। ठीक, या थीटा क्या है? एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, 2 दर्पणों के बीच का कोण। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, 2 दर्पणों के बीच का कोण। केवल पुट कर दो, जो भी देगा आपको। अब देखो एग्जांपल नंबर 1, अगर मान लो कहते हैं कि 2 मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो कितनी इमेज बनेगी? n = 360/θ की वैल्यू कितनी है? 60। ब्रैकेट बंद कर लेने से 60 से भाग करेंगे तो 6 - 1 की इमेज बनेगी 5। तो फॉर्मूले से अप्लाई करके देखो। सेकंड केस, if 2 mirrors are perpendicular to each other, if 2 mirrors are perpendicular to each other, यदि 2 दर्पण एक दूसरे के लंबवत हों, यदि 2 दर्पण एक दूसरे के लंबवत हों, तो 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं कहा कि एंगल 90 डिग्री का है, इनडायरेक्ट बोला एक बार कि 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर का मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का। n = 360/θ माइनस 90 से भाग करेंगे 4, 4 में से गया 3, तो नंबर ऑफ इमेज आ जाएंगे 3। ठीक, तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको जो भी एंगल देगा वो फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट केस है तीसरे वाला, सबसे ज़्यादा आता है। इफ 2 मिरर्स आर एट अपोजिट वॉल्स, यदि 2 दर्पण आमने सामने की दीवारों पर लगे हों। जैसे मान लो कि ये एक मिरर लगा इस वाली दीवार पर, एक लगा इस पर। अगर 2 मिरर आमने सामने की दीवार पर लगे, मान लो घर की 2 दीवार देख लो जो आमने सामने खड़ी है, एक मिरर लगा दिया, किस लगा दिया, ये 2 मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर। तो आपको जनरली कहेगा कि 2 मिरर पैरेलल खड़े हों, समानांतर खड़े हों, पैरेलल। देखो परपेंडिकुलर अलग चीज़ है, परपेंडिकुलर क्या था? लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनना 90। अब मिरर है पैरेलल, आमने सामने खड़े हैं, समानांतर दर्पण, समांतर दर्पण। ठीक, समांतर दर्पण, और बीच में वस्तु की कितनी इमेज बनेगी? तो अगर 2 लाइनें बिल्कुल दूसरे के पैरेलल हो, समानांतर हो, अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपस में चिपक जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, ये किसी कोण पर झुकी नहीं होंगी। जब भी 2 पैरेलल लाइनें, ये 2 पैरेलल मिरर का जिक्र करे तो आपको इंडायरेक्ट कह रहा है कि उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का है। देखो परपेंडिकुलर लंबवत का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल। अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो 0 डिग्री का, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का। कितनी इमेज बनेगी आपसे पूछ रहा है। n = 360/θ की कितनी है? 0। और आपको पता 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है इनफाइनाइट, अनंत। इमेज बनेगी अनंत। नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो अनंत बनेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो पेपर में मिरर कोई सभी क्वेश्चन आए तो इनफाइनाइट पे टिक लगा देते हैं। इनफाइनाइट पे टिक क्यों कब लगाना है? अगर वो ये कहे कि 2 मिरर पैरेलल खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं, या आमने सामने की दीवार पर हैं। अगर वो परपेंडिकुलर कह रहे हैं लंबवत, तो अनंत नहीं बताना, 3 बताना है, काटे तो 5 बताना है। फिर दूसरा एक काम आप बोल देना, ये देखो जनरली आपको पेपर में आज तक या तो पैरेलल वाला केस पूछा है, परपेंडिकुलर वाला पूछा है, 60 डिग्री वाला। तो मैं थोड़ा सा आपको चीज़ बता देता हूँ। ये फॉर्मूला जो है ना आपका 360/θ - 1, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला तब वैलिड हमने अज्यूम किया हुआ है कि मान लो 2 मिरर हैं, इनके बीच में है 60 डिग्री, सॉरी बीच में 30 डिग्री का एंगल, और बीच में वस्तु रखी है, फॉर्मूला 360/θ - 1। जो फॉर्मूला 360/θ - 1, ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है जब मैंने माना हुआ कि वस्तु जो है दोनों मिरर के बीच में सिमेट्रिक, समरूप रखी है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो एंगल है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर करो, कोण दुभाजक, एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल को फिर 2 हिस्सों में बांट लो। अब देखो ये पूरा एंगल थीटा, नीचे आ जाएगा θ/2, ऊपर भी आ जाएगा θ/2। तो मैंने माना हुआ कि मेरी जो वस्तु है वो इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर है, कोण दुभाजक वाली लाइन पर। अगर 2 मिरर के बीच में थीटा का एंगल है, थीटा का, तो मैं इसका एंगल बाइसेक्टर कर रहा हूँ, कोण दुभाजक, एंगल बाइसेक्टर। ये आधा एंगल नीचे, अगर मेरी वस्तु इस एंगल बाइसेक्टर पर है, ये समरूपता है, जितना एंगल नीचे वाले मिरर से उतना ही ऊपर वाले से, तो फॉर्मूला वैलिड है। मान लो 2 मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री का, इधर भी एंगल वस्तु से रखी है, नीचे भी एंगल 30 डिग्री, ऊपर भी 30, 90 डिग्री एंगल है, वस्तु से नीचे भी एंगल 45, ऊपर 45, तो फॉर्मूला वैलिड है। ये फॉर्मूला वैलिड है सिमेट्रिक केस के लिए, सिमेट्री के लिए, समरूपता के लिए। और समरूपता वाले केस में ध्यान रखना, अगर वस्तु सिमेट्रिक रखी है, यानी कि कोण दुभाजक, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर है, जितना इस वाले मिरर से एंगल उतना ही दूसरे वाले मिरर से एंगल, तो सिमेट्रिक केस में जब आप सोल्व करोगे आपका आंसर चाहे और नंबर आए 3, 5, 7, 9,
विषम संख्या है तो आपका आंसर 2 4 6 इवन नंबर है। सिमेट्रिक केस में ओड और इवन नंबर ऑफ इमेज ओड नंबर में भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है और इवन कम संख्या भी हो सकती है। यानी अगर वस्तु समरूप रखी है तो आपको सोचना ही है कि मेरा आंसर विषम संख्या का किस सम आएगा। एक ही फॉर्मूला है 360/θ-1 इसे सोल्व करो, 2 आ जाए वो भी ठीक है, 3 आ जाए वो भी सही है, 5 आए 4 आए 6 आए 7 आए 9 आए कुछ भी आए ठीक है। इवन और दोनों आंसर आ सकते हैं सिमेट्रिक केस में, एक ही फॉर्मूला है 360/θ-1। लेकिन अगर एसिमेट्रिक हो, असमरूपता हो, है समरूपता एसिमेट्री हो, इसका मतलब ये है कि मान लो दो मिरर हैं, इनके बीच में थीटा एंगल है तो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है एक मिरर से तो मान लो कि भाई 15 डिग्री पे है और एक से मान लो कि 70 डिग्री पर है, यानी एंगल अलग अलग है, एसिमेट्री है। तो एसिमेट्री केस में ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूला होता है एसिमेट्री में। एसिमेट्री में आप 360/θ ये फॉर्मूला भी सही है और 360/θ-1 ये फॉर्मूला भी सही है। आपको सर दोनों फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं, इस आंसर 5 आए तो 4 आएगा, इसे अगर 6 आए तो इसे 5 आएगा। देखो एसिमेट्री केस में असमरूपता में हमेशा नंबर ऑफ इमेज बनती है और नंबर विषम संख्या। तो एसिमेट्री को लिखा पेपर में जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट जो रखा दोनों के बीच में असमरूप रखा है, एसिमेट्रिक रखा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 360/θ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला को आपने सोल्व किया, मतलब सोल्व करते ही आपका आंसर और नंबर आ गया विषम संख्या, तो आप वहीं रुक जाएंगे तो वही आपका आंसर है। मतलब इसमें आपको कहते हैं कि दो मिरर के बीच में 120 डिग्री एंगल है तो 360/120 आंसर है, 3 तो विषम संख्या है, विषम संख्या तो 2 से न कटती हो तो आप वहीं रुक जाओगे, वो आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने 360/θ सोल्व किया, जैसे 60 डिग्री एंगल ले लिया, सोल्व करके तो 6 6 इवन नंबर है, इसको और नंबर भी चाहिए, एक घटाकर उसका और बना लेंगे। बहुत सारी किताबों में लिखा होता है कि दो दर्पणों के बीच में वस्तु रखी है तो हमेशा आंसर और नंबर आएगा, और नंबर एसिमेट्रिक केस में आता है केवल। अगर वस्तु सिमेट्रिक रखी हो तो वहाँ पे ओड इवन सोचना मत, एक ही फॉर्मूला है जो आ गया वही सही है, 2 आ जाओ 3 आ जाओ 4 आ जाओ वही सही है। लेकिन एसिमेट्रिक केस में पहले 360/θ सोल्व करेंगे, वो अगर 5 आ गया तो वहीं रुक जाएंगे, वो अगर 7 आया तो रुक जाएंगे, और 10 आ गया तो एक घटा के 9 आंसर बताएंगे। एसिमेट्रिक केस में और नंबर ऑफ इमेज बनती है। जैसे मैं आपसे कहूँ दो मिरर हैं, उनके बीच में 40 डिग्री एंगल है, कितनी इमेज बनेगी अगर एसिमेट्रिक केस है, असमरूपता है। असमरूपता वाले केस में दो फॉर्मूले हैं, पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे 360/θ कितना 360/40 4 36 9 नंबर से मिलवाई तो और नंबर आ गया तो एक घटाने की जरूरत नहीं है, आंसर है। एसिमेट्रिक केस में कहते हैं कि दो मिरर के बीच में 60 डिग्री एंगल है, कितनी इमेज बनेगी, असमरूपता है। एसिमेट्रिक केस 360/θ लगाएंगे पहले हम, कितना है 6 6 तो इवन नंबर आ गया तो एक घटा के 5, यानी कि हमारा आंसर आएगा 5। मतलब मैं आपसे कह दूँ कि 90 डिग्री का एंगल है, कितनी इमेज बनेगी, असमरूपता है। एन इक्वल टू 360/θ कितना है 4 4 तो इवन नंबर है, एक घटा के 3 आंसर हो गया। अगर पेपर में जनरली जो अच्छे एग्जाम होते हैं ना उनमें तो सिमेट्री एसिमेट्री शब्द का जिक्र करता है कि सिमेट्री है तो बच्चा क्या करेगा, सीधा एक ही फॉर्मूला, वहाँ को सोचना ही नहीं है, 60 है तो 5, 90 है तो 3। लेकिन एसिमेट्रिक केस में पहले इस वाले फॉर्मूले को देखेगा, वहाँ पे अगर और नंबर आ गया जैसे 9 आ गया छोड़ देगा, अगर और नंबर नहीं आया जैसे ये वाला एक घटा के ये बना लिया। अगर वो कई बार आपको सिमेट्री ना लिखे, ऐसा कभी करता है तो ऐसा एंगल चूज करेगा, आप सिमेट्री मानो तो एसिमेट्री मानो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे नॉर्मली आपने 90 60 और पैरेलल वाला केस लेता हो, ये 3 कैसे पूछेगा, क्यों मतलब मैंने कहा कि दो मिरर के बीच में 60 डिग्री एंगल है, आप सिमेट्रिक केस मान लो, सिमेट्रिक केस मानोगे तो एक ही फॉर्मूला है तो 6 - 1 5 आंसर आ गया। अगर आप एसिमेट्री भी मान लोगे तो भी आप क्या करोगे, पहले वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 6 आया, एक घटा के आपको 5 आंसर बताना पड़ेगा। आप 90 डिग्री एंगल आ गया, सिमेट्री मानोगे एक ही फॉर्मूला आंसर आएगा 3। अगर आप एसिमेट्री मानोगे तो पहले 360/θ से 4 एक घटा के फिर आंसर 3 आएगा। पैरेलल वाले में एक घटाओ चाहे घटाओ, अनंत में से कुछ घटे ना घटे, अनंत ही रहता है। तो नॉर्मली तो आप यहाँ पे 60 90 और पैरेलल वाला केस आता है, 60 में 5 इमेज बनेगी, कोई सा भी केस मानो 90 में 3 ही बनेगी और पैरेलल में अनंत ही बनेगी। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा 40 डिग्री एंगल है, इसमें से क्लियर करना पड़ेगा कि 40 डिग्री एंगल में एसिमेट्रिक केस है, 360/θ में 9 है, ये आपका आंसर आ गया 9। लेकिन यही 40 डिग्री का अगर एंगल हो और कह रहे कि कितनी इमेज बनेगी, सिमेट्रिक केस है, समरूपता। तो समरूपता में तो एक ही फॉर्मूला है, इवन और जो भी आएगा उसको कुछ भी आ सकता है। तो 360/θ - 1 तो 9 में से कहते हैं आंसर 8 है, आंसर 8 बन जाएगा। 40 डिग्री वाले मामला बदल गया, सिमेट्रिक केस में 8, एसिमेट्री में 9। एसिमेट्री में एक इमेज फालतू बनती है तो 9 आ गया आंसर। यानी कि सारा जो खेल है वो डिपेंड करेगा कि वो क्लियर करना पड़ेगा इस एंगल पे। 120 डिग्री एंगल है, एसिमेट्री में तो आंसर 3 आ जाएगा, सिमेट्रिक केस में 120 भाग करके 3 - 1 2 आ जाएगा, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ उसे क्लियर करने की जरूरत ना पड़े कि आप सिमेट्री मानो तो एसिमेट्री मानो आंसर सेम ही आए, 8 90 वाले में तो नहीं भी करेगा कई बार वो, ठीक है। तो आज मेरा कमेंट हम पढ़ रहे थे, तो मैं छोड़ देते हैं क्योंकि मैं अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बड़ी समस्या है। तो अपडेट तो चलता है, समस्या आती है। आज भी इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।